अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहनाज। आज हम बुक 2 का पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 यानी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, जिसको लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। तो चलें आए हम इस चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले राइटर हमें इसकी थोड़ी सी प्री हिस्ट्री बताता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले कि साइंस में क्या काम हो रहा था। उन्होंने बताया कि जर्म्स जो उससे पहले नहीं जाने जाते थे, नहीं पता था कि बीमारी किस वजह से होती है। तो लुई पास्चर, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो अगला आपका हीरो है वो लुई पास्चर ही हैं, उन्होंने ये बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे छोटे कुछ अजसाम हैं जो कि वजह बनते हैं बीमारी की। उनको जर्म्स भी कहा जा सकता है, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कहा जा सकता है, और इन्हीं की वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं या अपनी हैयत तब्दील करती हैं। और अगर ये ज़िंदा हैं तो ये मारे भी जा सकते हैं। तो उसके बाद लॉर्ड लिस्टर जो हैं, जोसेफ लिस्टर जिनका नाम है, उन्होंने बताया कि जर्म्स को किस तरह से किल किया जा सकता है। तो इन दो लोगों की वजह से साइंस की दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में बड़ी चेंजेस आए, एक इनकलाब आया। पास्चर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उन्होंने बताया दैट डिजीज़ वॉज कॉज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म सो स्मॉल दैट दे कुडंट बी सीन विद द नेकेड आई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया और जर्म्स। पास्चर ने इसकी डेफिनेशन यूँ की कि ना नज़र आने वाले, एक आँख से, आपकी नेकेड आई से ना नज़र आने वाले कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा अजसाम ऐसे होते हैं जिनको माइक्रोब भी कहा जा सकता है, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या बैक्टीरिया या जर्म्स। तो ये सब लफ्ज़ों का एक ही मतलब है। उसके बाद जोसेफ लिस्टर ने, जो कि एक इंग्लिश सर्जन थे, बाद में उनको लॉर्ड का ख़िताब में दिया गया, तो उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को अपनी सर्जरी में अप्लाई किया। सिंस जर्म्स आर लाइव, जर्म्स कैन बी किल्ड। जैसा कि बीमारी जरासीम की वजह से होती है और जरासीम ज़िंदा चीज़ हैं तो उनको मारा भी जा सकता है, तो उसको मारने के लिए दो तरीके इस्तेमाल हो रहे थे। उसको मारने के दो तरीके इस्तेमाल होते थे, एंटीसेप्टिक और असेप्टिक। लेकिन पहला तरीका, जिसको यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है, वो था एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब है, इसको आप ध्यान से सुन और समझ लीजिएगा, दो मेथड थे, एंटीसेप्टिक और असेप्टिक। जो एंटीसेप्टिक मेथड है उसमें केमिकल्स यूज़ होते थे, जैसे कार्बोलिक एसिड ख़ास तौर पे इस्तेमाल होता था, और ये एक बेहतरीन जर्म किलर समझा जाता था। लिस्टर ने इसको इस्तेमाल किया। उससे पहले तक ऐसा होता था, जब तक ये पता नहीं था कि बीमारी अक्सर जरासीम की वजह से होती है, तो ऑपरेटिंग थिएटर में ही बहुत सारे जो हैं डॉक्टर्स या जो पेशेंट है वो इक्विपमेंट्स के ज़रिए, दूसरी चीज़ों के ज़रिए इन्फेक्ट हो जाता था जरासीम के साथ, और यूँ वो अपनी बीमारी के अलावा कुछ और जरासीम भी उसके जिस्म में दाखिल हो जाते, और इस तरह से ये जो है एक मामला गंभीर हो जाता। वो इसकी स्किन को इन्फेक्ट कर देते। जब ये बात दरियाफ्त हो गई कि जर्म्स की वजह से ज़ख़म ख़राब होते हैं, बीमारी होती है, तो सबसे पहले लॉर्ड लिस्टर ने क्या किया कि उसने कार्बोलिक एसिड के साथ अपने हाथों को, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को और ऑपरेटिंग थिएटर जो था उसको, उसकी टेबल को, ईच एंड एवरीथिंग को उसने स्टेरिलाइज करना शुरू किया, ताकि मैक्सिमम जर्म्स को किल कर दिया जाए और एक ऐसी एटमॉस्फेयर हो जहाँ पे कम से कम जरासीम मौजूद हो। तो लिस्टर का मकसद इसमें क्या था? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, कि बीमारी से बचा जा सके। ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एंटीसेप्टिक मेथड, एज इट वॉज कॉल्ड, वॉज टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम गेटिंग इन टू बॉडी। मकसद ये था जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल ना होने पाए, और जो बीमारी ऑलरेडी है उसका इलाज एक और मसला था, एक और प्रॉब्लम था, क्योंकि बीमारी की सूरत में ऑलरेडी जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद होते थे। तो बहरहाल उन्होंने ये किया कि चूँकि जरासीम को मारना मकसद है, तो बीमारी जरासीम की वजह से होती है, तो क्यों ना इसको इंजेक्ट करके देखा जाए, कार्बोलिक एसिड को पेशेंट में इंजेक्ट किया जाए। जब ये किया गया तो जरासीम को मारने के लिए जितना कार्बोलिक एसिड जिस्म में दाखिल किया गया, उससे पेशेंट की डेथ हो गई, बजाय इसके कि उससे जरासीम सारे मरते। तो इसलिए इस मेथड को फ़ौरन से पहले रोकना पड़ा। जो उनका ऑब्जेक्ट था एंटीसेप्टिक में, कि हम इसको जरासीम को मारेंगे और इस तरह से बीमारी से बचा जा सकेगा, तो वो हासिल ना हो सका, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल था कि बीमारी तो ना ख़त्म होती लेकिन पेशेंट ख़त्म हो जाता।
अब यहाँ पे ये अभी प्री हिस्ट्री चल रही है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के की डिस्कशन से पहले। इसी दौरान में एक माहिर जरसूमियात था जिसका नाम मैकनिचॉफ था, जो कि पास्चर का ही स्टूडेंट था। उसने बताया कि मामला यूँ नहीं है कि बाहर से कोई केमिकल दाखिल करके जरासीम को मारा जाए, बल्कि जिस्म के अंदर अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, उसका अपना एक सिस्टम है जिससे, जो कि बॉडी की अपनी फितरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। और उसने उसको नाम दिया, या ऑलरेडी से नाम दिया गया था, दैट इज़ लेकोसाइटिस्ट या वाइट सेल्स ऑफ ब्लड। जैसे आप जानते हैं कि खून के दो तरह के सेल्स होते हैं, सुर्ख खुलिया और सफ़ेद खुलिया। जो सफ़ेद खुलिया हैं वो बीमारी से लड़ते हैं। उसने ये साबित किया। उसने कहा कि जब भी कोई बीमारी के जर्म्स जिस्म में दाखिल होते हैं तो सफ़ेद खुलिये एक जंगी सिपाहियों की मानिंद अटैक कर देते हैं उन पे। तो असल मामला ये है कि जिस्म की जो अपनी ताकत है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बीमारी से लड़ने की ताकत है, उसको बेहतर किया जाए। उसने ये समझाया दैट डिजीज़ वॉज इन फैक्ट अ फाइट बिटवीन द लेकोसाइटिस्ट एंड जर्म्स, कि जरासीम और सफ़ेद खुलियों के दरमियान एक जंग का नाम है बीमारी, और ये मौत पे ख़त्म होती है। या तो जर्म्स जीत जाते हैं और पेशेंट मर जाता है, या पेशेंट जीत जाता है और वाइट सेल्स जो हैं वो जीत जाते हैं और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। सो उसने इस मामले को यूँ समझाने की कोशिश की कि जिस्म की नेचुरल आर्मर जो है उसको बेहतर किया जाए। कार्बोलिक एसिड और इसके अलावा जितने भी दूसरे केमिकल थे जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, वो नुकसान ज़्यादा जिस्म को पहुंचा रहे थे। और मामले का हल इस मसले का निकालना ये था कि कोई ऐसी चीज़ दरियाफ्त की जाए जो कि जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ जरासीम को ख़त्म कर सकें। अब यहाँ पे 1906 में आ जाते हैं कि मामला अभी तक हल नहीं हुआ था, और यहाँ पे फिर राइटर हमें सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का थोड़ा सा बताते हैं कि इस वक्त वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कि जब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपने मेडिकल एग्जामिनेशन का फ़ाइनल पास किया 1906 में, और वो सेंट मैरी हॉस्पिटल पेंडिंगटन में एनुकुलेशन डिपार्टमेंट में वो तैनात हो गए। अब यहाँ पे उसकी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की हमें थोड़ी सी बैक हिस्ट्री बताते हैं कि वो किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं वो डार्विल में आयरशायर के करीब 1881 में 6 अगस्त 1881 में पैदा हुए। 8 बहन भाइयों में वो सबसे छोटे थे। जब 7 साल के थे तो उनके फादर की डेथ हो गई, और उनके बड़े भाई जिनका नाम हू था, उन्होंने सारा मैनेजमेंट संभाल लिया। खेती बाड़ी का काम करते थे, एक ज़रई फैमिली थी। उस वक़्त तक वो गांव के ही स्कूल में जाते थे। 7 साल की उम्र तक वो गांव के स्कूल में जा रहे थे। जब वो 10 साल के हुए तो उन्हें डार्विल स्कूल में भेजा जाने लगा, और यहाँ पे उन्होंने 2 साल अपनी तालीम जारी रखी, क्योंकि ये इस स्कूल में 12 तक की एज लिमिट थी। तो अब ये सवाल पैदा हुआ कि आया उनको आगे तालीम हासिल करने दी जाए या वापस घर भेज दिया जाए और वो ज़मीनों की देखभाल करें। फिर ये डिसाइड हुआ कि हाँ, इसको पढ़ने दिया जाए, और इस तरह से उन्हें फिर किलमार्निक एकेडमी भेज दिया गया। जब वो 14 साल के हुए तो उन्हें लंदन तालीम के लिए भेजा गया, और अगले 2 साल तक वहाँ पे वो रेजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। उनके 3 भाई ऑलरेडी वहाँ पे थे। 8 में से ये सबसे छोटे हैं, और इनके 3 भाई ऑलरेडी लंदन में मौजूद थे जब ये वहाँ पहुँचे। उनमें से एक टॉमस जो थे वो मेडिसिन पढ़ रहे थे ग्लासगो यूनिवर्सिटी में, और एक बेहतरीन माहिर चश्म थे। जो 2 दूसरे भाई थे इनके, वो ऑप्टिशियंस थे, यानी ऐनक साजी का काम करते थे। उनकी एक बहन की शादी डॉक्टर से हो गई थी, और एक दूसरी बहन जो है उनकी एक वेट डॉक्टर से शादी हो चुकी थी। तो इस तरह से इनकी फैमिली में ऑलमोस्ट 5 लोग जो हैं वो मेडिसिन की दुनिया से वाबस्ता हो चुके थे। ये एक ऐसी फैमिली थी जिनकी ज़िंदगी शुरू हुई एक खेती बाड़ी करने वाली फैमिली से, एक ज़रई ख़ानदान से, और उसके बाद ये एक मेडिसिन की फैमिली बनते चले गए। फ्लेमिंग ने यहाँ पे तकरीबन लेडन हॉल स्ट्रीट में 4 साल काम किया, अपने 2 साल वहाँ पे पढ़ने के बाद पॉलीटेक्निक में, और 20 साल की उम्र में जब वो 20 ईयर्स में पहुँचे तो उन्हें अपनी वालिद की जायदाद में से कुछ हिस्सा मिल गया, विरासत का जो हिस्सा था। यहाँ पे ये बताती चलूँ कि 4 साल फिर उन्होंने वहाँ पे जॉब की ताकि अपनी अर्निंग कर सकें। ये लेगेसी अगरचे बहुत ज़्यादा तो ना थी, लेकिन इतनी काफ़ी थी कि वो एक
अच्छे तरीके से अपनी तालीम को जारी रख सकते थे। और यहाँ पे फिर वो ख़ुद कहते हैं कि मेरा भाई टॉमस जो है, माय ब्रदर टॉमस पुश्ड मी इनटू मेडिसिन। अब जब आगे तालीम जारी रखने का फ़ैसला उन्होंने किया तो उनके भाई ने उनको मेडिकल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मशवरा दिया, रादर फोर्स किया। और उस वक़्त लंदन में तकरीबन 12 मेडिकल स्कूल्स थे और फ्लेमिंग कुछ भी उसके बारे में नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि सेंट मैरी में उन्होंने उनके साथ एक वाटर पोलो का मैच खेला था और इसलिए वो इस मेडिकल स्कूल को जानते थे और इसलिए उन्होंने इसको चूज़ कर लिया। 8 साल तक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर ऑल्मर्थ राइट की लेबॉर्ट्री में काम किया और वो सिर्फ यही उस टाइम पे उनका काम जो कर रहे थे वो यही था कि वाइट सेल्स जो हैं, जो कि हमला आवर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ हमारी डिज़ीज़ में जो जंग जारी होती है, जो उसमें मुदाफ़ती ताकत है, उसको किस तरह से बेहतर किया जा सके, कोई ऐसे मीन्स दरियाफ़्त किए जा सकें कि वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनको एम्पावर किया जाए। फिर आ जाता है 1914। जैसे आप जानते हैं कि पहली जंग अज़ीम उस वक़्त लगी और उस वक़्त हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हो गए, हर तरफ से इन्फेक्टेड वुंड्स थे, सिपाही जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरी हालतों में लौटते। तो उन्होंने RAMC यानी रॉयल आर्मी मेडिकल कॉर्प्स को ज्वाइन किया और अब उनका वास्ता फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर की सबसे बड़े मसले यानी इन्फेक्टेड वुंड्स जो हैं उनके साथ उनका वास्ता पड़ा। और 1914 तक लिस्टर का एंटीसेप्टिक मेथड जो था, जो हम इससे पहले मैंने आपको बताया था 2 तरीके हैं, एंटीसेप्टिक और असेप्टिक मेथड। एंटीसेप्टिक में हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो अब उसकी जगह ले ली थी और ये साबित हो चुका था कि केमिकल जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए उसको स्टॉप कर दिया गया। अब उसकी जगह दूसरा तरीका है जर्म्स को मारने का, वो था हीट के ज़रिए। तो अब उसकी जगह असेप्टिक मेथड ने ले ली थी। इंस्टेड ऑफ केमिकल्स हीट वॉज यूज टू स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोथिंग्स एंड अदर ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट्स। कपड़ों को, आलात जराही को और तमाम चीज़ों को जर्म से पाक करने के लिए अब हीट इस्तेमाल की जाती। मकसद फिर वही था कि जरासीम से बचा जा सके। जबकि ज़माना अमन में तो ये बहुत आसान था, लेकिन अब ज़माना जंग, जब तकरीबन हर ज़ख्मी जो हॉस्पिटल आ रहा है उसके ज़ख़म पहले ही इन्फेक्टेड हैं, तो इसमें जरासीम को ज़ख्मों के अंदर दाखिल होने से रोक पाना ये तकरीबन नामुमकिन था। तो इस मामले पे अभी काम हो रहा था कि अब सर्जन्स के पास इस मामले का कोई हल नहीं था कि किस तरह से जर्म्स को रोका जा सके जो कि ऑलरेडी इन्फेक्टेड वुंड्स हैं। तो यहाँ पे इस मामले के हल पे अभी काम हो रहा था।